नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज उन प्रमुख खबरों पर, टॉप लाइन्स पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। और आखिर यह हमला किसने किया है, क्या उसकी मंशा थी, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, क्या इसका नाम है, कहां का ये व्यक्ति, ये शख्स रहने वाला है, बताएंगे। इस खबर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही लेटेस्ट अपडेट भी अपने संवाददाताओं से जानेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। जी हां, अब दोनों गठबंधनों की तरफ से इस वक्त अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से एनडीए के उम्मीदवार आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे और कल एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो आखिर क्या कुछ बैकग्राउंड है इन दोनों का, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही संसद का नंबर गेम क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो भारत चीन अब करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के जो आपसी रिश्ते हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। कल ये वार्ता हुई थी और उस वार्ता में कई सारे चीजों को लेकर चर्चा की गई। आखिर किन किन मुद्दों को लेकर अहम चर्चा दोनों देशों के बीच हुई है, बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। और कैसे भारत और चीन अब आ रहे हैं एक दूसरे के नजदीक, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी और उसी दौरान उन पर अचानक से यह हमला हो गया। इस हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही हालांकि पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने तुरंत ही उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ इस वक्त हमलावर से की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस हमले की प्रमुख वजह साफ नहीं हो पाई है। इसे सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी की तरफ से कहा गया है कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की ये कोशिश जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सीएम पर हमला करने वाले आरोपी शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कब और कैसे हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। जन सुनवाई आज जो की जा रही थी, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बुधवार को जन सुनवाई लगाती हैं, जिसमें जो जनता के जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करती हुई वो नजर आती हैं। और आज भी वही दिन, बुधवार का दिन था और इस दौरान सीएम कैंप ऑफिस पर ये जन सुनवाई कर रही थी। तमाम जो दिल्ली की जनता है वो वहां पर पहुंची थी अपनी शिकायतों को लेकर। हमले का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ इस वक्त की जा रही थी। सुबह सुबह जब ये जन सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये हमला इस शख्स ने किया है। इसके साथ ही हमले के जो आरोपी है उसका नाम बताया जा रहा है राजेश भाई खिमजी, जो कि राजकोट का रहने वाला है। तो ऐसे में फिलहाल अभी उससे लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ चुके हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि जन सुनवाई के दौरान जो लोग वहां पर उपस्थित थे इस हमले के बाद में उन लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं।
लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। तो ये जो हमला हुआ है उस हमले को काफी निंदनीय भारतीय जनता पार्टी बता रही है, लेकिन इसी के साथ ही जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने भी इसको लेकर के काफी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि फर्जी लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर के और फिर इस तरीके की चीजें वो करते हैं, और ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला नहीं बल्कि ये दिल्ली के लोकतंत्र पर हमला है, दिल्ली की जनता पर हमला है। और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सचदेवा ने रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। आइए आपको सुनाते हैं। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया अभी इस पूरे हमले को लेकर इस वक्त सामने आ रही हैं, और इसी के साथ दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस घटना की निंदा की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कपिल मिश्रा ने एक पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। उसमें सीधे तौर पर इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर जनसुनवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। जो आयुष्मान कार्ड से, देवी बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं, वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। तो ये पूरी बात कपिल मिश्रा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है और सीधे तौर पर ये जो हमला किया गया, इस हमले की निंदा भी लगातार की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने खुद डीडी न्यूज से बात की है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनाते हैं। रेखा शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ कैसे देखती हैं आप? बहुत सीरियस है जी। ये कौन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेखा गुप्ता की काम करने की प्रणाली, जिस तरह वो लोगों से, आम लोगों से मिलती हैं, बेबाक मिलती हैं, उससे खुश नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस काम करने से खुश नहीं हैं और दिल्ली को फिर से उसी तरह से बनाना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के राज में थी। लेकिन जन सुनवाई के दौरान ये हादसा हुआ है और विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, खुद मुख्यमंत्री। ये विपक्ष कोई घर में पुलिस लेके नहीं बैठता, और जन सुनवाई के टाइम अगर आम व्यक्ति को आने की ये है कि कोई जांच नहीं होती उनकी, या कोई वो नहीं होती पुलिस की वो नहीं होती जांच, तो इसका ये बेहतर है। मुझे लगता है आम व्यक्ति से वो बिना पुलिस के मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिसने भरोसा तोड़ा, आप उसकी बात करें कि कौन था और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। क्या पता लगा कि क्या कारण था और इस घटना? ये जांच में आ जाएगा, अभी 1-2 दिन में ही, आज ही शायद शाम तक आ जाएगा आपके पास। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेखा शर्मा जी जो बता रही थी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो दुखद है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से जन सुनवाई कर रही थी, हर व्यक्ति के लिए वो सुलभ थी, और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी जल्द पता लगेगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी इस हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ये बात आतिशी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है आगे कि उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो हर तरफ इस हमले की लगातार निंदा हो रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, सीधे तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इस हमले के बाद में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस हमले की निंदा भी हर तरफ से की जा रही है।
बिल्कुल इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीएम पर हमला होना, उनके आवास पर हमला होना, और वो साप्ताहिक जो वहाँ जनसभा थी उसको वो वहाँ पर अटेंड कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, और जिस तरह का ये राजेश भाई खिमजी जो राजकोट का आरोपी है, जिसको पुलिस ने, मेरे पीछे आप देखिए सिविल लाइंस थाना है, यहाँ पर इस आरोपी को दिल्ली पुलिस लेकर के आई है जी। देर में यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी आने वाले हैं, तमाम अधिकारी आकर के उनसे पूछताछ करेंगे। इस थाने के अंदर जो है वो पुलिस फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है और हर एक पहलू पर जांच करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो राजेश था इसने क्यों इस हमले को अंजाम दिया, सीएम पर इसने हाथ छोड़ा, और साथ ही साथ राजकोट पुलिस से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसकी वहाँ पे डिटेल खंगालने की कोशिश की गई है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आता था, कहीं पहले से ही तो क्रिमिनल माइंड का नहीं था, और इस जन सुनवाई में किस मकसद से वो वहाँ पर पहुँचा, क्या उसकी शिकायत थी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि ये कितनी बार आया, क्योंकि कुछ लोगों का आपने बाइट में सुना कि वो पिछली बार भी जन सुनवाई में आए थे, यानी जो सीएम थी वो 1 से 2 बार भी लोगों को अटेंड करती थी, उनकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करती है, और जितने कम दिनों में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी, पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक की परेशानियों को समझना, चाहे वो दिल्ली की कोई भी सड़क की बात हो या पानी जल भराव की स्थिति हो, सबका खुद जाकर के मुआयना करती थी तमाम अपने मंत्रिमंडल के साथ। तो ये जो हमला है सीधे सीधे आप कहे दिल्ली के दिल पर हमला है, जो दिल्ली की बेटी है उन पर हमला है, और बार बार रेखा गुप्ता ही कहती थी वो दिल्ली की बेटी हैं, और उन पर इस तरह का जो हमला है उसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम लोगों को इंटरोगेट किया जाएगा, जो लोग वहां पर हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी कि इसका किसी के साथ कनेक्शन तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो नहीं है, किसी पॉलिटिकली पार्टी के द्वारा इसको वहां पर भेजा गया हो, भड़का करके भेजा गया हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी जांच के दायरे में, इसी थाने में सिविल लाइंस में आरोपी को रखा गया है। इससे कुछ देर बाद उसका मेडिकल भी कराया जाएगा और फिर आगे की कड़ी का खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे मुकेश। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी सुयश भी इस वक्त जुड़ी हुई है। सुयश, सीधे तौर पर आप इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर ये पूरी जनसुनवाई हुई, तमाम लोगों से भी आपने बात की होगी, लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस हमले को लेकर? जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी तरफ से, चाहे वो बीजेपी के जितने भी नेता हों या जो यहाँ जनसभा में आए थे अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए, उन लोगों को बेहद दुख हुआ है, और उनका कहना है कि ये हमारी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला नहीं किया, ये हमारे दिल्ली के बढ़ते हुए विकास की तरफ, दिल्ली की रफ्तार की तरफ, और दिल्ली में वो तमाम योजनाएं जो आम जन के लिए, आम व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बेहद लाभदायक साबित हो रही हैं, उन योजनाओं के ऊपर हमला किया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये व्यक्ति राजकोट से है, लेकिन क्या सिर्फ यही व्यक्ति इसमें शामिल है या फिर इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव डाला गया है? क्योंकि ऐसी जगह चुनना, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी अंदर हैं, आपको बता दें उनका पूरा जो चेकअप है डॉक्टर्स ने किया है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, अभी वो ठीक है। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो ठीक है शारीरिक तौर पर, लेकिन मानसिक तौर पर, हृदयात्मक तौर पर उनको इतनी तकलीफ हुई है कि उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति का अचानक से ऐसा बिहेवियर बदला। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी समस्या एक पेपर को लेकर के दिखाता है, फिर वो रिबेलियस हो जाता है और अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, वो तो दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री का स्टाफ उनके साथ में था, तो उसे वो रोक लिया जाता है, और शायद कोई एक बड़ी घटना होगी जिसको वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहीं का वहीं रोक लिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी आ जाता है कि न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री पर, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक महिला भी हैं, और एक महिला पर आप हाथ छोड़ रहे हैं, ये आपके लिए बेहद ही शर्मनाक हो जाता है। तो आज इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी, चाहे वो विपक्ष में से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में से हो, जो इस तरीके की घटना की निंदा ना करे। क्योंकि आपके विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जबकि वो सुन रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। अभी यहाँ लगातार आ रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल आए थे और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता जो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी बात की, उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री अभी ठीक है, लेकिन अब जांच जब पूरी होगी तभी पता चलेगा कि इसके पीछे असली मंशा क्या है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, और साथ ही मुकेश, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लगातार इस खबर पर अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिएगा और इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। हमारी भी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है, और इसके साथ आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका भी मेडिकल चेकअप हो रहा है, और इसके साथ ही उससे पूछताछ भी लगातार जारी है, और बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस आरोपी शख्स की मंशा क्या थी। बताएंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं न्यूज़ पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए।
MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पूरे देश में चर्चा है नए उपराष्ट्रपति की, और बहुत जल्द अब देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा, जिसके लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इसके साथ ही इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई साउथ वर्सेस साउथ भी हो चुकी है। आखिर दोनों उम्मीदवारों का अभी तक का सफर कैसा रहा है और संसद का नंबर गेम क्या कुछ कहता है, बताएंगे आपको। और साथ ही आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आज और कल क्या कुछ है खास। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की हम बात कर रहे हैं, जहां सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का इस वक्त ऐलान हो चुका है। दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में वो वक्त होगा, वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर इस दौरान यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो कल यानी कि 21 अगस्त को अपना पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे, और कल अंतिम तारीख भी है। इसके साथ ही 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं ये दोनों उम्मीदवार, और उसके बाद में 9 सितंबर को मतदान होगा और उसके बाद में होगी मतगणना, और तब साफ हो जाएगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। लेकिन इसके साथ ही संसद की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कुछ है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की हम बात कर रहे हैं, और संसद की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 542 सांसद हैं, कुल 543 होते हैं, लेकिन एक सीट जो है वो अभी इस वक्त खाली है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात हम राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, जिसके बाद में इस वक्त राज्यसभा में 240 सांसद हैं। और बहुमत के लिए किसी भी एनडीए या फिर इंडी गठबंधन को बहुमत के लिए चाहिए 391 वोट, और कुल वोटों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 782 सांसद, और 782 में से 391 वोट जिस भी गठबंधन को मिलेंगे उनका उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आखिर सियासी दावे क्या कुछ किए जा रहे हैं एनडीए और साथ ही इंडी गठबंधन की तरफ से, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले सियासी दावे की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है 422 सांसद, जो कि सीधे तौर पर हम देखें तो बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है, यानी कि बहुमत इस वक्त देखें हम नंबर गेम के हिसाब से तो एनडीए के पास में है। लेकिन वहीं अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो 312 सांसद हैं इस वक्त इंडी गठबंधन के पास में, और बहुमत से काफी ज्यादा 79 सांसद जो है वो कम है इस वक्त इंडी गठबंधन के पास। इसके साथ ही 48 सांसद ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। तो ऐसे में नंबर गेम के मुताबिक अगर हम देखें तो एनडीए का जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, वो मजबूत तौर पर नजर आ रहे हैं। आखिर सीपी राधाकृष्णन का बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका, एक नजर उस पर डालते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं शुरुआती दौर में, जिसके बाद में 1996 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु सचिव के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1998 से लेकर के 1999 तक
कोयम्बटूर से सांसद की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, जिसके बाद में 2004 से 2007 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई और उसके बाद 2007 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी भी संभाली। जिसके बाद सीधा 2016 से लेकर 2020 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी नियुक्ति हुई और ये जिम्मेदारी भी वो संभालते हुए नजर आए। सीपी राधाकृष्णन 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त हुए और उस दौरान केरल की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। 2023 में झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्हें मिली, झारखंड के राज्यपाल वो बने और इसके साथ ही 2023 में झारखंड के साथ ही अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया, तेलंगाना का राज्यपाल और साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी भी वो निभाते हुए नजर आए। और 2024 से लेकर के अभी तक यानी कि वर्तमान तक महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी इस वक्त वो हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और अब अगर सीधे तौर पर हम देखें तो देखना होगा कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसमें किसकी जीत होती है। हालांकि नंबर गेम में इस वक्त एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें इनके कानूनी सफर जो इनका रहा है उस पर एक बार नजर डालते हैं। शुरुआती दौर में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत तो वो करते हुए नजर आए, शुरुआती दौर रहा उनका और 1971 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी वकालत जो है वो शुरू की थी। जिसके बाद 1988 की बात करें तो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 1988 के बाद में 1995 की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने, वो न्यायाधीश बनकर के अपनी जिम्मेदारियां निभाई। जिसके बाद में साल 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बी सुदर्शन रेड्डी बने और 2005 के बाद 2007 की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया। जिसके बाद में साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट से वो सेवानिवृत्त हुए। तो इस वक्त अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही उम्मीदवार और दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके साथ ही एनडीए और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद में, नाम घोषित होने के बाद साउथ वर्सेस साउथ भी ये लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि नंबर गेम क्या है वो हमने आपको बताया, क्योंकि नंबर गेम में इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी और अब से कुछ ही देर में आपको ये भी बता दें कि सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन करते हुए भी नजर आएंगे। वहां की लेटेस्ट तस्वीरें आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।